नमस्कार, वेलकम टू चलर ऑफ बजट क्लासेस। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2023 का जो जीएसटी का पेपर है उसके बारे में। तो ये जो जीएसटी क्वेश्चन पेपर है जो दिसंबर 2023 का विद सॉल्यूशन हम पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हो सके उतना मैक्सिमम हमने थियरिकल पॉइंट भी कवर किया है। तो एंड तक बने रहिए और हमारे पेज को अगर अच्छा लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास 2.5 मार्कर में था, डिफाइन सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो सर्विस किसे कहते हैं वो हमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे है दैट इज सर्विस का मतलब होता है दैट सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। जो गुड्स नहीं है वो सारा सर्विसेज है। और हाँ, दूसरी और दो चीज है, मनी एंड सिक्योरिटी। यानी ये तीन चीज इसमें एक्सक्लूडिंग होता है। ये जो पैसा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है और गुड्स नहीं है, इसे हम सर्विस कहेंगे। बट इंक्लूड द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू दोज यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन इन द कैश बाय द एनी अदर। अगर आप डॉलर में से रुपीज में कन्वर्ट करते हो तो वो सर्विसेज यहाँ पे इंक्लूड होगी। और फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ द करेंसी डोमिनेशन टू अनदर एंड द करेंसी डोमिनेशन ऑफ द विच इज अ सेपरेट कंसिडरेशन स्टार। हाँ, ये कंसिडरेशन के अंदर आपको सेपरेट कंसिडरेशन इसमें मिलता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्विस कंसिडर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था कि हु आर द पर्सन्स नॉट लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 23। किसको रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर करना कंपल्सरी नहीं। तो यहाँ पे है दैट इज that according to section 23 GST Act, an individual who are not engaged, sorry, who are engaged in the supply of goods or service that are not liable to GST। यानी ऐसी चीजों में जो जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सन नहीं। तो ऐसी चीजों के अंदर क्या कौन कौन सी चीज है यहाँ पे, एक तो लिखा है इंडिविजुअल्स हु आर एंगेज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट आर एग्जेम्प्टेड। यानी जो चीज एग्जेम्प्टेड गुड्स है और उसके नीचे अगर आप ऐसी चीजों के बारे में बात करते हो कि जो एग्जेम्प्टेड है उनके लिए ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। सेकंड, जो लिखा हुआ है हु आर एंगेज इन सप्लाई एंड सर्विस बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट, जिसका थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो कम है। यानी उनको 20 लाख या 10 लाख का जो लेवल डिसाइड किया है उससे अगर कम उनकी टोटल टर्नओवर है तो उनको जरूरत नहीं। थर्ड थिंग इज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर हु आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीडीएस। यानी जिसको टीडीएस यानी टैक्स कलेक्शन करना है और ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं उनको ये जरूरी नहीं है कि उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़े। एंड दैट द लिखा हुआ है इन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट आर कन्वर्टेड अंडर द रिवर्स चार्ज, कवर्ड अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जिसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत काम करना है तो उनको जरूरत नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन करवाए। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो था वो था व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1 एंड GSTR 3B। तो उसका डेट क्या है। तो यहाँ पे लिखा है, तो GSTR 1 के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो GSTR 1 दैट इज 11th डे सक्सीडिंग द मंथ इन द केस ऑफ द टैक्स पेयर फाइलिंग द मंथली रिटर्न। अगर कोई मंथली रिटर्न फाइल करता है तो नेक्स्ट मंथ के अंदर, जैसे कि जनवरी हुआ तो जनवरी का जो आपको जीएसटी फाइल करना है वो फरवरी की 11th डेट तक आपको कर देना, अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हो तो। और अगर आप मंथली रिटर्न नहीं कर रहे हो और क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हो तो 13 डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग। ओके, यानी कि अगर आपका फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून, तो जून महीने के बाद जुलाई महीने की आपको 13 डे को आपको ये आपका क्वार्टर जो था फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून उसका रिटर्न फाइल करना। तो ये GSTR 1 के लिए था। अच्छा, बात करें GSTR 3B की, तो मंथली रिटर्न के लिए उनके पास है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ओके, नेक्स्ट मंथ के अंदर 20 तारीख को आपको पे करना है। और अगर वो क्वार्टरली फाइल है तो 22nd या फिर 24th को वो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। क्योंकि बहुत सारे स्टेट में 22nd है, बहुत सारी यूनियन टेरिटरी के अंदर 24th है। तो वो चीज उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास, 2.5 मार्कर क्वेश्चन है कि VS लिमिटेड हैज परचेज अ चेयर्स of the furniture 2 lakh rupees paying CGST and SGST 9% each against the check payment. And what will be the journal entry? तो यहाँ पे लिखा है कि if the company has not claimed depreciation, अगर डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम किया है तो आप जीएसटी यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक एंट्री क्या आएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ओके, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डेबिट नीचे चला गया। ओके, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST रिसीवेबल अकाउंट डेबिट
और टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे आपको जीएसटी के अंदर आपको सीजीएसटी एसटीएसटी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों यहाँ पे सीजीएसटी एसटीएसटी बोला गया था। 9% ईच, यानी 2 लाख का 9%। और पेमेंट कैश बैंक से हुआ है, चेक से पेमेंट हुआ है, तो यहाँ पे होगा। अगर इसे डेप्रिसिएशन क्लेम किया होता, ओके, तो यहाँ पे अलग से आपको सीजीएसटी एसटीएसटी आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला था, तो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आपको क्या प्रोविजंस है वो आपको लिखना है, और 5 सर्विसेज के बारे में आपको बताना है कि 5 सर्विसेज जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आती है। तो देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीए विद द जीएसटी सर्विसेज लाइक, कौन कौन सी सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप सर्विस, इंश्योरेंस एजेंट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस, लीगल सर्विस, रिकवरी एजेंट सर्विस एक्सेट्रा। ये हमने सारी सर्विसेज यहाँ पे लिखी। इसका इसके यहाँ पे होता है, एंड अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑफ द टैक्स इज डन थ्रू द कैश नॉट एडजस्टेड टुवर्ड द आउटपुट जीएसटी। यानी आपको इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत उसको गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करना होता है। तो पहली सर्विस हमारे पास है द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द स्पॉन्सरशिप। यानी स्पॉन्सरशिप बिजनेस के अंदर आपको जो सर्विस मिलती है वो, तो स्पॉन्सरशिप सर्विस अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पेड बाय द बिजनेस कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मिस्टर्स डीएलएफ स्पॉन्सर्ड ₹20 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ द टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द बीसीसीआई। यानी बीसीसीआई ने कोई क्या कहते हैं कि क्रिकेट टूर्नामेंट अरेंज की थी, और डीएलएफ कंपनी ने क्या किया, वहां पे अपना एडवर्टाइजमेंट दिया, स्पॉन्सर किया उसको 20 लाख रुपए का। तो मिसेस डीएलएफ इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बीइंग द रिसिप्टेंट ऑफ द सच रिस्पॉन्स स्पॉन्सरशिप सर्विस फ्रॉम द बीसीसीआई। यानी स्पॉन्सरशिप सर्विस उसने लिया है, तो उसके अगेंस्ट में उसको मिस्टर डीएलएफ वो जो सर्विस आपको पे कर रहे हैं, यानी जो पे कर रहे हैं उसी को देना होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, सेकेंड है सर्विस प्रोवाइडेड इंडिविजुअल एंड एडवोकेट फॉर्म और लीगल सर्विसेज। अगर लीगल सर्विसेज है तो वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। तो एनी बिजनेस लोकेटेड इन अ टेरिटरी लायबल टू जीएसटी अंडर आरसीएम। तो यहाँ पे सब जो एक एग्जांपल दे रखा है कि मिस्टर एक्स जो है वो सीनियर एडवोकेट है एंड हैज एन एडवाइस टू पी लिमिटेड, उन्होंने पी लिमिटेड को एडवाइस दिया है इन मैटर्स रिलेटिंग लीगल प्रोविजंस फॉर द चेंज इन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे पी लिमिटेड ने मिस्टर एक्स द सीनियर एडवोकेट था, तो ये मिस्टर एक्स ने सर्विस, सॉरी, मिस्टर पी लिमिटेड ने सर्विस लिया है मिस्टर एक्स से, तो सर्विस लिया है तो उसको पेमेंट करना है मिस्टर एक्स को, तो एज अ रिसिप्टेंट पी लिमिटेड को ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। उसके बाद है सर्विस सप्लाइड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल सर्विसेज है कोर्ट को आपको है, तो उसमें भी आपको ही पेमेंट करना होता है। दैट इज एनी बिजनेस हु गेट द सर्विस हैज टू पे द जीएसटी अंडर द आरसी। The consideration received by the arbitral tribunal is taxable on the reverse charge mechanism under the CGST SGST Act 9%। तो 9% के हिसाब से यहाँ पे आपको करना होता है। उसके बाद है सर्विस सप्लाइड बाय द डायरेक्टर ऑफ कंपनी, यानी सर्विस सप्लाइड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट से द कंपनी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। डायरेक्टर को जो सर्विस दी जाती है वो, इसमें भी क्या होता है कि डायरेक्टरल सर्विस होती है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आती है। तो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट हैव टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट अंडर द रिवर्स चार्ज। एंड नेक्स्ट सर्विस से हमने लिया है रिकवरी एजेंट। तो इन द केस ऑफ रिकवरी एजेंट, तो रिकवरी एजेंट जीएसटी इज पेएबल बाय द रिसिप्टेंट ऑफ द सर्विस। यहाँ पे रिसिप्टेंट कौन होता है, जस्ट नॉर्मली बैंकिंग कंपनीज रिकवरी एजेंट को हायर करती है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये लोग एजेंट यहाँ पे काम करवाते हैं, तो उनको ये आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो हमने 4 सर्विसेज ले ली थी यहाँ पे। फर्स्ट आपको डायरेक्टर, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, रिकवरी एजेंट, स्पॉन्सरशिप और एडवोकेटरी एजेंसी, दैट इज लीगल सर्विसेज। हमने यहाँ पे 5 सर्विसेज ले ली है जो हमने क्वेश्चन में पूछा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसके अंदर हमें क्वेश्चन पूछा गया था दैट डिसाइड वेदर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस क्वालिफाइड एज सप्लाई एंड डिस्कस रीजन, रेफरेंस ऑफ द सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी। तो मिस्टर खरदेव प्लान टू परस्यू हिज मास्टर्स स्टडी इन यूएसए। यूएसए में स्टडी करना चाहता है मिस्टर खरदेव, और ही रिसीव द करियर कंसल्टेंसी सर्विस फ्रॉम लोकेटेड यूएस।
यूएसए से उन्होंने कैरियर काउंसलिंग सर्विसेज लिए हुई है। तो क्या करेंगे इसके अंदर, तो हमें यहाँ पे उसको देना है कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ सर्विस। इसमें अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट करवाते हो तो उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे। वेयरिंग द सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, द रिसिप्टेंट इज लोकेटेड इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस इज इंडिया। देखो सर्विस तो आपको इंडिया में मिल रही है, भले ही देने वाला बाहर का है। तो द इम्पोर्ट ऑफ द सर्विस अट्रैक्ट द जीएसटी अंडर द रिवर्स चार्ज बेसिस, और आपको यहाँ पे मिस्टर हरदेव को जीएसटी पे करना पड़ेगा 18% के हिसाब से, जो कि होता है 18,000। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन तो था, इसके अंदर हमें 1 लाख का 18% के हिसाब से 18,000 पे करना। अच्छा, दूसरा है वीपी बिल्डर सेल्स इज रेसिडेंशियल फ्लैट। उसने अपना फ्लैट बेच लिया 60 लाख रुपए में टू मिस्टर एक्स। कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ द प्रोजेक्ट इज येट टू बी रिसीव्ड, मिलने वाला। अच्छा, तो ये सीएसटी में आता है नहीं आता है। तो मिस्टर एक्स हु इज परचेज अ हाउस फ्रॉम मेसर्स वीपी बिल्डर्स फॉर 60 lakhs, हियर द प्रॉपर्टी वैल्यू इज मोर देन 45 lakhs। यहाँ पे दो तरह के घर होते हैं, एक होता है लग्जरियस गुड्स में आता है, एक होता है एसेंशियल गुड्स के ऊपर। तो ये 45 लाख से अगर ऊपर है तो लग्जरियस गुड्स में कंसिडर किया जाता है, लग्जरियस हाउस प्रॉपर्टी में आता है, तो उसके ऊपर 12% लगता है। अगर वो एसेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होता है तो उसके ऊपर 8% जीएसटी लगता है, जो कि यहाँ पे हमने यहाँ पे देखो 60 लाख का है, इसका मतलब ये लग्जरियस प्रॉपर्टी में आ गया। तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज निकलेंगे, मिस्टर एक्स हैज टू पे द जीएसटी 12%। गवर्नमेंट को उसको एज अ परचेजर उसको देना होगा, यानी आप भी जब घर खरीदते हो तो आप बिल्डर से भले ही खरीदो, जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन इसके अंदर क्या है कि दैट्स मिस्टर डीके सेल इज इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 5 lakhs। मिस्टर डीके ने क्या किया, अपने इन्वेस्टमेंट बेच दिए, इक्विटी शेयर में जो इन्वेस्ट किया था 5 लाख हो जाए। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ 5 lakhs इज नॉट लायबल टू पे जीएसटी, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो बात ही नहीं होती, आगे कुछ बोले की जरूरत ही नहीं है। तो बता देते हैं और एक बार कि सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी इज नॉट इंक्लूडिंग द रेजिम ऑफ जीएसटी, वो जीएसटी के रेजिम में नहीं आता। अभी आपने हमने पहले ऊपर देखा था कि सर्विस के अंदर या फिर गुड्स के बारे में बोला था, उसमें भी हमने लिखा था कि उसमें सिक्योरिटीज नहीं आती। तो ये था हमारा 2.5 मार्कर का जैकपॉट। अब ये 2.5 मार्कर के बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का जो जैकपॉट खत्म हुआ। अब इसके और में भी कुछ है, दैट इज ऑल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम। अच्छा, यहाँ पूछा है कि प्रोविजंस रिलेटिंग टू द ऑल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम फॉर द रजिस्टर्ड डीलर डीलिंग एक्सक्लूसिव विद द सर्विस। अगर सर्विस प्रोवाइडर है और कंपोजिशन स्कीम यूज करता है, इसके प्रोविजंस क्या होंगे। चलो ट्राई करते हैं, यहाँ पे हमने ट्राई किया है। फर्स्ट तो हमने बताया कि द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर रेंडरिंग द सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, यानी सर्विस दे रहा है या गुड्स एंड सप्लाई, गुड्स एंड सर्विस दोनों दे रहा है, कैन ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम अंडर द जीएसटी फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, और उसका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से प्रीसीडिंग ईयर में होना चाहिए। एक एग्जांपल दे रखा है, इफ द टैक्स पेयर हैज एन 25 लाख सप्लाई ऑफ सर्विस एंड 15 लाख सप्लाई ऑफ द गुड्स in a financial year 18-19, he can opt for the compensation scheme from 1/4। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे था। तो इसका आंसर होता है कि अगर दोनों का मिला के 25 लाख और 15 लाख यानी हो गया कितना 40 लाख। तो ये नहीं है एग्जाम्पल, ये नहीं आएगा इसके अंदर। ओके, इफ द पर्सन टर्नओवर मोर देन 50 lakhs ड्यूरिंग द ईयर, ही कैन शिफ्ट द नॉर्मल स्कीम ऑफ द टैक्स पेयर। अगर 50 लाख से ऊपर हो जाता है तो यहाँ पे ये क्या कर सकता है, सॉरी, ये जो ऊपर हमारा एग्जांपल था उसके अंदर 40 लाख है, तो अप टू 50 lakhs ये कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई कर सकता है। तो सही था ये ऊपर वाला, जरा हमने गलत सोच लिया उसमें। अच्छा, यहाँ पे द पर्सन टर्नओवर 50 लाख से बढ़ गया तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सी में पॉइंट था। अच्छा, उसके बाद लिखा है अ पर्सन इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी एंड देन गेट द रजिस्टर्ड इन द कॉम्पोजिशन स्कीम टर्नओवर मोर देन 20 lakhs or 10 lakhs। Now for the deciding whether he opt for regular scheme, his total turnover becomes the counted। जब भी ये अब उसका 20 लाख 10 लाख है, या 20 लाख या 10 लाख उसका जीएसटी टर्नओवर है, और वो डिसाइड करना चाहता है, रजिस्टर्ड नहीं है अभी तक, और रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है वो भी कॉम्पोजिशन स्कीम। तो now we for deciding whether he is opt for the regular scheme, his total turnover will be counted। तो उसमें both the before registration in the corporation scheme and after registration of corporation scheme दोनों कंसिडर किया जाएगा कि कितना उसका रजिस्ट्रेशन में होता है। एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, if the unregistered service provider exceed the threshold limit of 20 lakhs under the GST by the 10 July,
he need to get registered under the GST Act. He can opt for the above mentioned compensation scheme on the date of registration till the turnover exceeding the 50 lakhs. ओके, यदि 50 लाख तक का नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो क्या करेगा, वो 20 लाख है उसका सर्विस प्रोवाइडर का, एक्सीड 20 लैक्स है तो मिल जाएगा उसको. दैट इज स्टिल फॉर द 30 लैक्स टर्नओवर कैन बी ऑफ विद द स्कीम फॉर रजिस्ट्रेशन. अभी भी उसके पास अगर 30 लाख बढ़ जाता है तब भी वो क्या कह सकता है, कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई कर सकता है. ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि आगे एट द 10 फरवरी ही एक्सीड द लिमिट ऑफ 50 लैक्स. 10 फरवरी को क्या हो गया, अभी उसका टर्नओवर बढ़ गया, अच्छा बिजनेस चलने लगा तो बढ़ गया. दैट इज 20 लाख था टिल 10 जुलाई और 30 लैक्स हो गया 11 जुलाई टू 10 फरवरी. तो आफ्टर 10 फरवरी ही विल बी इनएलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन. यानी जिस दिन उसका सेल्स बढ़ गया, 50 लाख क्रॉस कर गया, उसी दिन से वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए इन एलिजिबल हो जाएगा, उसको रेगुलर स्कीम में जाना पड़ेगा. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था. इसके अंदर हमने थोड़े बहुत हमने प्रोविजन जो रिलेटेड बताया था एक्सक्लूसिव सर्विस के. इसके साथ बी में आपको 5 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया कि वीके लिमिटेड बीइंग द ट्रेडर ऑफ मोबाइल फोन्स एज अ 2 यूनिट्स. उसके 2 यूनिट है, एक भरूच में है एक मुंबई में, और उसके मोबाइल ट्रेडिंग करता है यानी मोबाइल फोन्स बेचता है. ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग. पहला क्वेश्चन है, इज एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन लिवी. कॉम्पोजिशन लिवी में आएगा या नहीं आएगा. अच्छा, तो देख लेते हैं. तो यहाँ पे मिस्टर वीकेस टर्नओवर इज फॉर द करंट ईयर इज 1 करोड़ 30 लैक्स, राइट. 1 करोड़ 30 लैक्स है, और कैसे है कि 80 लाख और 50 लाख दोनों का. सो ही कैन ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम. क्यों भाई कर सकता है, गुजरात के अंदर अगर देखा जाए तो कॉम्पोजिशन स्कीम लिमिट विद गुजरात इज 1.5 CR, 1.5 करोड़ का लिमिट है. 1.5 करोड़ से अगर उसका कम रहा तो कर सकता है, अगर 1.5 करोड़ क्रॉस कर गया तो उसको नहीं मिलेगा. So any supplier can opt for the competition levy whose turnover is the current year less than 1.5 CR and can opt for this scheme. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन अंदर पूछा गया था कि इफ सो अगर उसको कॉम्पोजिशन लेवी मिलता है तो वीके लिमिटेड ऑफ द कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर भरूच, वो भरूच के लिए मांगता है और मुंबई के लिए बोलता है कि नहीं मैं नॉर्मल टैक्स पे करूंगा. तो भैया ऐसा नहीं हो सकता. तो यहाँ पे नो, इफ द मिस्टर वीके लिमिटेड रजिस्टर विद द सेम पैन then he has to pay the tax as per the composition levy. He cannot opt for the different scheme for the different branches. अगर अलग अलग पैन है तो ये पॉसिबल है. अगर अलग अलग पैन कार्ड से दोनों में रजिस्ट्रेशन अलग अलग करवाया है देन फाइन. अगर एक ही पैन कार्ड से रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, एक ही नाम से तब बिजनेस कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो कॉम्पोजिशन लेवी दोनों पे अप्लाई होगा या तो फिर दोनों में रेगुलर अप्लाई होगा. आपका 1.5 करोड़ से कम है तो आपको कॉम्पोजिशन लेवी मिलता है तो उसका बेनिफिट लिया जाए. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है. सो व्हाट आर द केसेस वेदर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन. व्हाट आर दिस केसेस, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए. अच्छा, तो कैसे कैसे है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्स द फॉलोइंग. एक सेक्शन 24(1) पर्सन है, सॉरी 24(1). If the person is engaged in an interstate taxable supply, or the GST registration is required. यानी अगर आप एक ही स्टेट में बिजनेस करते हो देन फाइन, आप नई जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाओगे. लेकिन अगर आपने इंटर स्टेट किया यानी गुजरात से महाराष्ट्र में बेच दिया तो समझ लो आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. इवन इफ द एग्रीगेट टर्नओवर इज नॉट मोर देन 20 lakhs. अगर आपका बिजनेस 5 लाख का भी है लेकिन आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करवाना पड़ेगा, उसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं लगेगी. सेक्शन 24(2). If the supply is made by the casual taxable person, casual person शो होता है यानी कभी कभार बिजनेस करने वाला, मेरे आपके जैसा कि चांस मिला तो प्रॉफिट में थोड़ा बहुत बेच दिया. तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, means a person who is occasionally undertake the transaction involving the supply of goods or service in the course of furtherance of business. हाँ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है और कोई फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. अगर आप खरीद के अगर आप आगे बेचने का ट्राई करते हैं तब आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होंगे. ओके, तो ये यानी जो आपका जो पर्पस है वो आपका सेलिंग का होना चाहिए, तभी आप ये काम करोगे, तभी आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. 24(3) है, इफ द पर्सन द रिक्वायर्ड पर्सन द इनवर्ड सप्लायर, यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इनवर्ड सप्लायर है तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. सेक्शन 24(3).
In such cases, the registration cannot be avoided if the aggregate turnover or outward supply is not more than, spelling mistake, more than the threshold limit. यानी 40 लाख, 20 लाख या 10 लाख कोई भी लिमिट हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप एग्रीगेट टर्नओवर आपका 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख कुछ भी, रजिस्ट्रेशन से आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का। तो हमें क्वेश्चन था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, तो हमने इसमें सिर्फ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट किया था, बाकी बहुत सारे पॉइंट है वो भी आप लिख सकते थे यहाँ पे। अच्छा, बी क्वेश्चन में लिखा था मिस्टर बी इट्स एन अनरजिस्टर्ड डीलर एक्सक्लूसिवली डीलिंग विद द गुड्स हैविंग द 3 ऑफिसेस। बोलो, एक बंदे के 3 ऑफिसेस है। वन सिचुएशन सिचुएटेड इन बड़ौदा, उसका 15 लाख का टर्नओवर है, दूसरा इन मुंबई, उसका 10 लाख का है, और थर्ड जो है वो राजकोट में है, उसका 12 लाख का। Determine the B's aggregate turnover and suggest him to be reasons whether he is liable to GST or not। भैया पहले तो ये अनरजिस्टर्ड है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा, वही तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देख लेते हैं कि तीनों जो अनरजिस्टर्ड डीलर है, 3 डिफरेंट प्लेसेस ऑफ बिजनेस, हिज टोटल टर्नओवर ऑफ ऑल द ब्रांचेस इज 37 लाख, ओके, विच इज लेस देन 40 लाख। कि भी गुजरात में है, एक महाराष्ट्र में है, गुजरात में, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में 40 लाख का लिमिट, ओके। तो यहाँ पे इट इज लेस देन 40 lakhs, 40 lakhs से कम है। तो इफ द पर्सन हैविंग द लेस देन 40 lakhs टर्नओवर ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। अगर 40 लाख से ऊपर जाता तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था, ओके। और तीनों अलग अलग ऑफिस है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं, ओके। फर्स्ट थिंग इज ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। ये 5 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसमें से अच्छे से लिख पाओगे, अदरवाइज गलती कर बैठोगे। इसके और वाला जो है, राइट डिटेल्स नोट ऑन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे एक हमने क्वेश्चन जो लिखा था उसके अंदर वो हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया क्योंकि काफी लंबा क्वेश्चन था, टाइम हमारे पास था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दोनों क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले पूछा गया कि लिस्ट आउट द 15 आइटम्स, दैट इज 15 पॉइंट्स यू शुड बी कीप इन द माइंड फॉर द जीएसटी ऑडिट। यानी जीएसटी ऑडिट करते टाइम पे आपको कौन सी 15 चीजें ध्यान रखनी होगी वो अकाउंटेंट को, ओके। तो हम लिखते लिखते कौन कौन सी चीजें की। फर्स्ट थिंग इट्स 15 पॉइंट्स कीप इन द माइंड फॉर द जीएसटी। So first, GST registration certificate as well as the GST number is required to be displayed on the place of business as CGST rule। यानी जहाँ पे भी जीएसटी ऑडिट करने जाते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देख लो पहले, तो उसका जीएसटी नंबर लिखा हुआ है, हर एक चीज पे प्लेस ऑफ बिजनेस पे लिखा हुआ है। नॉर्मली तो साइन बोर्ड पे लिखना होता है, अगर नहीं है तो यहाँ पे एक्चुअली लिखा है पेनल्टीज कंट्रोवर्शंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट विच इज मे बी एक्सटेंड टू 50,000, 50,000 रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है। अगर आपने देख लिया किसी को कि भी उसके साइन बोर्ड पे जीएसटी नंबर नहीं लिखा है तो उसको बता देना कि 50,000 तक की पेनल्टी हो सकती है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बैलेंस ऑफ जीएसटी पोर्टल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018 मैच विद द फाइनल 31 मार्च। यानी जो आपका लास्ट जीएसटी पोर्टल पे उससे जितना इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर्ड करवाया हुआ है उतना ही उसने जो अपना जो जीएसटीआर फाइल किया है उसके अंदर है कि नहीं, वो भी सेकंड चीज आप देख लेना चाहिए। थर्ड, वेरीफाई द वैल्यूएशन एस्पेक्ट ऑफ द इफ द गुड्स सोल्ड टू द रिलेटेड पार्टी दैट इज एसोसिएटेड पार्टी एक्सेप्शन 15। यानी क्या कहते हैं, कभी कभार एक दूसरा भी एक के साथ दो बिजनेस चलाते हैं। तो एक पार्टी दूसरे पार्टी अपने वाइफ के नाम से एक बिजनेस चलाता है, खुद के नाम से चलाता है, तो अपनी वाइफ के बिजनेस को उसने बेचा है तो इससे रिलेटेड पार्टी होता है, ऐसे एसोसिएटेड पार्टी भी होता है। तो ऐसा कुछ है कि नहीं वो भी आपको देख लेना है। टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इशूड एज पर रूल्स 46 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। यानी आप जो भी क्रेडिट नोट डेबिट नोट देते हो वो सही से बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ, क्योंकि उसको एज पर रूल आपको बनाना होता है, तो वो चीज देख लेना है। तो उसके बाद सेल्फ जनरेटेड इनवॉइस और पेमेंट वाउचर इश्यू फॉर द परचेज ऑफ अनरजिस्टर्ड वेंडर। यानी आपने कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स परचेज किया है तो आपको खुद इनवॉइस बना के देना होगा, सामने वाले का इनवॉइस नहीं चलेगा। और जीएसटी भी आपको पे करना है तो वो भी जनरेट प्रॉपर्ली किया है और पेमेंट टाइम से हुआ है नहीं हुआ वो भी देखना है। तो उसके बाद देखना है प्रोसीड्स फॉर द जॉब वर्क एज पर द सेक्शन 143। जो जॉब वर्क उन्होंने करना था तो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट फोर क्वार्टरली फाइलिंग में करना होता है, 143 सीएसटी एक्ट में, वो प्रॉपर है कि नहीं वो देखना है। एचएसएन कोड है नंबर 7 में कि एचएसएन वाइज कोड रिपोर्टिंग और आउटवर्ड सेल्स और इनवर्ड सप्लाईज विद मैच विद द बुक्स। देख लेना है कि आउटवर्ड सेल्स और जो इनवर्ड सप्लाईज है, जो भी परचेज किया है, जो भी सेल किया है,
कुछ में HSN वाइज हुआ है कि नहीं हुआ है। HSN एक कोड होता है जो हर एक अलग अलग प्रकार के बिजनेस को अलग अलग दिया रहता है। ओके, ताकि पता चले कि कोई भी बंदा किस तरह का बिजनेस कर रहा है। ओके, तो उसके हिसाब से आपको इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई दोनों देखना है कि आप जिसका बिजनेस करे अदर देन कोई आइटम्स ना हो। Number 8, ensure that whatever the amount collected from the employee or the other parties that the supply made for fall into the knowing as supply of GST is liable to it। यानी वो GST में liable है कि नहीं है, हर एक एम्प्लॉई के पास जो भी कलेक्ट किया हुआ है, तो वो अमाउंट इंश्योर कर लेना कि वो सही है कि नहीं। Number 8, sales generated invoice series mentioned separately if the sales is made to the domestic transaction। तो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में है और तो सेस ट्रांजेक्शन में या एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन में है, वो भी आपको देखना होगा। तो उसके बाद जो है कि नंबर 10, दैट इज एंश्योर दैट व्हेनेवर द सेल्स इज मेड टू द एक्सपोर्ट सेल्स इनवॉइस विल बी प्रिपेयर्ड एज पर द इनवॉइस रूल्स। जो भी इनवॉइस रूल्स है जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है उसके हिसाब से आपको एक्सपोर्ट सेल्स इनवॉइस आपको बनाना होगा। तो वो भी चेक करना है कि इस तरह से इनवॉइस बिल बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। उसके बाद है दैट इज रिकंसिलेशंस ऑफ द टैक्स पेड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वर्सेस अकाउंटिंग लेजर। यानी जिस तरह से अकाउंटिंग लेजर में मेंशन किया है उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मेंशन है कि नहीं, अगर कोई गड़बड़ी है तो उसका रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी आपको बनाना होगा। उसके बाद है टू एंश्योर दैट द आईटीसी क्रेडिट अवेल एज पर द सेक्शन 16 एंड द रिवर्सल मेड फॉर द आईटीसी पार्टनिंग टू फॉल अंडर द सेक्शन 17(5)। तो सेक्शन 17(5) में जो बताया गया है कि जो आईटीसी क्रेडिट अवेलेबल है और उसमें से आपने रिवर्सल कितना लिया है नहीं लिया है, वो भी आपको इंश्योर करना है। बाकी का कितना क्रेडिट बाकी है जो फर्दर यानी फ्यूचर में लेना है, उसको भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद है वैरायटी ऑफ द डेटर्स अगेंस्ट द रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द पेंडिंग ऑफ डेटर्स इज मोर देन 180 डेज। यानी दो तरह के डेटर्स होते हैं, जो आपको डाउटफुल डेटर्स कहते हैं, जो सब 180 दिन से ज्यादा आपके डेब्स बाकी है, पैसा कलेक्ट करना बाकी है, और दूसरे होते हैं लेस देन 180 डेज। तो उसको आपको स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा, अलग अलग बताना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा है कि आईटीसी दैट इज बिकॉज ऑफ आईटीसी रिवर्सल मेड इफ यू आर नॉट पेड टू द डेटर्स। यानी आपने 180 दिन से पहले नहीं चुकाया है तो उसको आईटीसी रिवर्सल मेड नहीं होगा, तो उसको अलग से मेंशन करना पड़ेगा। Check and the place of supply, to check the place of supply GSTN number and vendors and the customers। जिसको भी बेचा है उसका GSTN नंबर आपके पास होना चाहिए, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, ताकि पता चले कि IGST लगने वाला है या फिर CGST SGST। that ensure that the GST charge is correctly in the case of intrastate and interstate। verify the refund amount claimed by the company correctly or not। ये जो रिफंड उसने क्लेम किया है वो करेक्ट किया है कि नहीं किया है। तो ये 15 आइटम्स थी जो जीएसटी ऑडिट में ध्यान देने की जरूरत होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि क्यूआरएमपी स्कीम्स क्या है एंड व्हाट आर द क्यू प्री कंडीशंस। क्वेश्चन के पेपर के अंदर हम देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा था कि राइट द डिटेल नोट्स ऑफ द क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, दैट इज क्यूआरएमपी स्कीम। 15 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लोगे तो समझ में आ जाएगा किस तरह से है। तो क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में जानते हैं। सो हु आर एलिजिबल फॉर द क्यूआरएमपी स्कीम। तो लिखा हुआ है फर्स्ट दैट इज ऑल द टैक्स पेयर्स whose aggregate annual turnover is 5 crore in the current financial year and the preceding financial year is applicable and have already filed the last returns of the GSTR 3B are eligible for the QRFP schemes। यानी यहाँ पे देखो कि दो कंडीशंस रखी है। एक तो जिन्होंने GSTR 3B रिटर्न फाइल किया हुआ है वो भी एलिजिबल हो सकता है, और दूसरा जिसने पैन बेस पे उसका एग्रीगेट टर्नओवर है 5 करोड़ से ऊपर है तो वो भी क्यूआरएमपी स्कीम्स का बेनिफिट ले सकता है। If the aggregate turnover is PAN base for the 1920, the current financial year is up to 5 crore, and you have to file a GSTR 3B in the month of the October 2020, at least by the 30th November, you are will be assigned a QRMP scheme। तो आपको QRMP scheme मिल जाएगा, and the QRMP scheme is not available for the every taxpayer, हर एक को नहीं मिलता। ओके, जो ये है कि यहाँ पे देखो कि आपने ईयर 1920 था तो आपने अक्टूबर 2020 तक आपने किया हुआ, एटलीस्ट अक्टूबर तक खत्म कर लिया है, तो नेक्स्ट मंथ यानी 30 नवंबर तक को आपको क्यूआरएपी स्कीम मिल जाएगी। यानी 6 महीने के अंदर अंदर आपने रिटर्न पूरा कंप्लीट कर दिया होना चाहिए, तो ये आपको मिलने वाला है। सबको ये स्कीम नहीं मिलती। अच्छा, क्यूआरएमपी स्कीम कैन बी अवेल ओनली बाय द दोज टैक्स पेयर्स हु आर लायबल टू फॉर्म जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B। ओके, ये दोनों जो है उसको लिए क्यूआरएमपी स्कीम्स होती है।
एंड रिटर्न एज कैन बी ऑप्टेड बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होना चाहिए, वो नॉर्मल टैक्स पेयर या सेल्स डेवलपर या फिर सेल्स यूनिट हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर हो या स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट हो। टैक्स पेयर हु हैव्स एन ऑप फॉर द कंपोजिशन स्कीम उसने अप्लाई किया है, या फिर पर्सन अप्लाइंग फॉर द फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर द नॉर्मल टैक्स पेयर, तो उनके लिए ये होता है। अच्छा, प्री कंडीशंस क्या होती है इसकी? तो यहाँ पे फॉलोइंग आर द प्री कंडीशंस। फर्स्ट, टैक्स पेयर मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ रेगुलर टैक्स पेयर और कॉर्पोरेशन स्कीम, दोनों में से एक में रजिस्ट्रेशन उसका होना कंपलसरी है। उसका मस्ट हैव द यूजर आईडी, वैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड उसका होना चाहिए। एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर दैट इज AATO ऑफ द फर्स्ट ईयर इज अप टू 5 करोड़ एप्लीकेबल होना चाहिए। यदि प्रेसिडिंग अगले साल में यानी करंट ईयर में एंड प्रेसिडिंग दोनों में 5 करोड़ से अंदर होना चाहिए। GSTR 3B return must be recent for the period has been filed. GSTR 3B return file करना होना चाहिए, and then no data saved on the portal of the GSTR 1 for the applicable period, that is period which are the opting for QRMP scheme. तो GSTR 1 में कोई डेटा नहीं होना चाहिए सेव किया हुआ। तो अगर ऐसा है तो आप QRMP स्कीम यानी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है और मंथली पेमेंट फाइल करना है, इसे कहते हैं QRMP स्कीम्स। तो ये क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन 15 मार्क में पूछा गया था, तो इससे आप कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा पेपर का है वो है आपको जनरलिटीज लिखनी है अलग अलग कंडीशंस के अंदर। तो कंडीशंस है हमारे पास अलग अलग, उसके लिए हम जनरलिटीज देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑफिस, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने परचेज किया है, तो जीएसटी का सवाल ही नहीं, आपको किसी को पे करना ही नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, पेमेंट करना बाकी है तो पार्टी अकाउंट रहेगा। सिर्फ आपका जो भी ट्रांजेक्शन अमाउंट है 25,000 उससे नोट होगा। सेकेंड है दैट इज अवेल द जीएसटी एडवाइजरी सर्विसेज, 5 लाख का है, 18% जीएसटी लगता है उसके ऊपर, और वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है। ओके, इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है एक ही स्टेट के अंदर अंदर जो काम किया जाता है। तो एडवाइजरी सर्विसेज है तो एडवाइजरी सर्विस अकाउंट डेबिट, CGST इनपुट रिसीवेबल, SGST इनपुट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, आपको कर देना है 6 लाख का पैसा, 80,000, क्योंकि 5 लाख का आपको देख सकते हैं उसके 18% लगते हैं, तो 9% यहाँ पे लगेंगे। अच्छा, गलत हो गया है, 9% के हिसाब से देखा जाए तो 45,000 लगेगा, दैट इज 45,000। तो यहाँ पे 45,000 CGST और SGST हाफ हाफ लगता है, तो यहाँ पे 18% का 9% हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा दैट इज 5,90,000। ओके, सेकेंड थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो है हमारे पास अवेल द कंपनी सेक्रेटरियल सर्विस। कंपनी सेक्रेटरियल सर्विस आपने लिया हुआ है, इंट्रा स्टेट है, तो इंट्रा स्टेट के अंदर आप एक ही स्टेट के अंदर है तो आपको 18% है, CGST SGST लगेगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है दैट इज सेक्रेटरियल सर्विसेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST रिसीवेबल टू इनपुट SGST रिसीवेबल टू पार्टी अकाउंट। 9% 2 लाख का लगाया हुआ 18,000 और कुल मिला के 2,36,000। उसके बाद है हमारे पास द परचेज ऑफ स्टील फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। अगर आप फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए असेट्स परचेज करते हो तो वो आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, तो इसमें आप CGST SGST नहीं लोगे। तो 10 लाख है, इंटर स्टेट सप्लाई है, तो ये देखो यहाँ पे आप जो सेक्रेटरी सॉरी सेक्रेटरी के बाद के फैक्ट्री बिल्डिंग में आपको सिर्फ GST डायरेक्टली ऐड कर देना है, आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला, तो अलग से आप अकाउंट नहीं ओपन करें। तो फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट 12,80,000, 12 लाख तो हमारे पास था ही। ओके, सॉरी यहाँ पे 10 लाख था, तो 10 लाख का 28% के हिसाब से हमने चार्ज किया हुआ है, तो दैट इज 2,80,000 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 12,80,000। तो हमने यहाँ पे 12,80,000 का एंट्री डायरेक्टली दे रखा है। उसके बाद है हमारे पास पैकिंग मटेरियल परचेज किया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे देखिए कि परचेज ऑफ द सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल आपने परचेज किया है, 1 लाख रुपए का है, इंटरस्टेट है यानी IGST लगेगा 18% के हिसाब से। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है दैट इज इनपुट पैकिंग मटेरियल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए का, इनपुट IGST रिसीवेबल, क्योंकि इंटरस्टेट है तो अलग अलग स्टेट से बिजनेस हुआ है तो IGST लगेगा, टू पार्टी अकाउंट 1,18,000। उसके बाद है कि परचेज ऑफ ऑफिस शॉप फॉर द बिल्डर, यानी बिल्डर से आपने ऑफिस शॉप पर खरीदा हुआ है, ऑफिस के लिए प्लेस खरीदी हुई है, उसमें भी आपको GST नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये भी असेट्स है जिस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग में लिखा था। ओके,
तो ये 15 लाख का है, 12% इंटरेस्ट रेट सप्लाई है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, ऑफिस शॉप पार्टी अकाउंट, ऑफिस शॉप अकाउंट डेबिट, असेट्स परचेस किया है तो पार्टी अकाउंट, इसके अंदर हमने कर दिया है डायरेक्टली अमाउंट ऐड। यहाँ पे देख सकते हो 15 लाख का 12% के हिसाब से होता है 1,80,000। तो हमारे पास हो जाएगा टोटल 16,80,000। उसके बाद देखते हैं नंबर 7 में। तो नंबर 7 के अंदर हमारे पास है एक लैपटॉप परचेस किया है फॉर द ऑफिस यूज। यहाँ पे जीएसटी या सॉरी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया है। अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते हैं तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी आपको मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। लेकिन अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया तो आपको ये सर्विस नहीं मिलने वाला, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आपको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे देखें 3 लाख का इंट्रा है, यहाँ पे इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। लैपटॉप है तो हम यहाँ पे कंप्यूटर्स लिखते हैं तो कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट 3 lakhs, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू पार्टी अकाउंट। यहाँ पे जो अमाउंट है हमने जीएसटी का कितना ले रखा है, 18%, सॉरी 18% था, तो 9% 9% लगेगा। तो 3 लाख का 9% 27,000 और 27,000 कुल मिला के 9,40,000, सॉरी 3,40,000 गलत हो गया है, दैट इज 3,44,000, सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में, दैट्स रॉ मटेरियल परचेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। इसमें भी होता है रॉ मटेरियल असेट्स परचेस करनी, आप फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए दे रहे हो तो इसमें के अंदर भी आप रॉ मटेरियल का कोई नहीं मिलने वाला आपको। तो रॉ मटेरियल में आईजीएसटी लगेगा, सॉरी रॉ मटेरियल आपको यहाँ पे है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए, तो आप दूसरे में इसका यूज कर सकते हो। असेट्स डायरेक्टली नहीं परचेस किया है तो इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा 50 लाख का 18% के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट और 18% आईजीएसटी डायरेक्ट लगा दिया तो 50 लाख का 18% होता है 9 लाख, और 50 लाख था हमारे पास 18, हाँ तो 18 और तो 9 लाख रुपए हो जाएंगे, दैट इज 59 lakhs टू पार्टी अकाउंट। उसके बाद है डिजाइनरी सर्विसेज। देखो यहाँ पे नंबर 9 में लिखा था कि इंपोर्ट प्रोडक्ट डिजाइन सर्विसेज फ्रॉम जर्मनी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 10 lakhs, 18% इंटरेस्ट रेट सप्लाई। अच्छा ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है तो यहाँ पे डिजाइन फॉरेन से मंगवाए तो आईजीएसटी लगेगा। तो डिजाइन सर्विस अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी रिसीवेबल टू पार्टी अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी रिसीवेबल, यहाँ पे होता है। एक और एंट्री यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, दैट इज आउटपुट आईजीएसटी रिसीवेबल अकाउंट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपको गवर्नमेंट को पे कर देना है। यहाँ पे वो एंट्री रह गई है। तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों में आएगा, रिसीवेबल की रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है तो हम ये अकाउंट क्लोज कर देंगे बाय पेएबल। जो 18% है तो वो 10 लाख का 18% के हिसाब से 1,80,000 की एंट्री तक दी गई। उसके बाद नंबर 10, रिफ्रेशमेंट और टी और कॉफी एक्सपेंसेस फॉर द अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो जीएसटी लगाने की तो बात ही नहीं हुई, 20,000 का डायरेक्ट एंट्री दे देंगे, वो इंटरस्टेट हो या इंट्रास्टेट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ पे टी एंड कॉफी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट 20,000। उसके बाद है नंबर 11, दैट इज परचेज ऑफ ट्रक फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ओन रॉ मटेरियल, नो डेप्रिसिएशन क्लेम, कोई डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया है और ये इंट्रास्टेट है। तो इंट्रास्टेट के हिसाब से आपको 28% लगाना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया है तो आप यहाँ पे जीएसटी लिख सकते हो। तो यहाँ पे व्हीकल अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी रिसीवेबल टू इनपुट एसजीएसटी रिसीवेबल टू पार्टी अकाउंट, 15 लाख है, इसके ऊपर हमारा रेट ऑफ है 28%, तो 14% हम लगा देंगे तो हो जाएगा 2,10,000, 2,10,000 कुल मिला के आपके पास हो जाएगा 19,20,000। तो ये आपका हो जाएगा व्हीकल अकाउंट के। उसके बाद है मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है परचेस ऑफ मार्केटिंग सर्विसेज, इंट्रास्ट रेट सप्लाई है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। तो 6 lakhs का 18% के हिसाब से हमें चार्ज करना है। तो मार्केटिंग सर्विसेज अकाउंट डेबिट, उसका 18% तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी रिसीवेबल टू पे, यहाँ पे पार्टी अकाउंट 7,08,000। तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 7,08,000, गलती से ऊपर लिख गया है। तो इस तरह से आपकी एंट्री है। और उसके बाद है हमारा ऑफिस फर्नीचर परचेज किया है। तो परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, दैट कंपनी हैज डिसाइड टू क्लेम डेप्रिसिएशन, उन्होंने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला जीएसटी, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अलग से अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली 18% इसके अंदर ऐड कर देना। तो 4 लाख का 18% के हिसाब से आपको इसके अंदर अमाउंट ऐड कर देना। तो अमाउंट यहाँ पे देखो 4,72,000 हो जाएगा।
तो ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, दैट इज 4,72,000। उसके बाद है लास्ट टू एंट्रीज है, देख लेते हैं। सो परचेज ऑफ मशीनरी, यहाँ पे नॉट क्लेम है डेप्रिशिएशन, और इंटरस्टेट है तो इंटरस्टेट ऑफ आईजीएसटी लगेगा, और मशीनरी है तो यहाँ पे लिख दिया कि मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी रिसीवेबल टू पार्टी अकाउंट। आईजीएसटी इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, तो 10 लाख का यहाँ पे हमने 18% के हिसाब से 180, कुल मिला के 11,80,000। उसके बाद आपको क्वेश्चन बताया गया था कि परचेज ऑफ सिक्योरिटी सर्विस अंडर द फैक्ट्री फॉर इट्स फैक्ट्री रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसटीएसटी लगेगा 5 लाख के ऊपर। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में किस तरह से एंट्री होती है कि सिक्योरिटी सर्विस आपने अकाउंट डेबिट कर लिया, इनपुट रिसीवेबल 9% के और 9% के हिसाब से आपने लिख दिया, तो पार्टी अकाउंट आप लिख दोगे। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो ब्रैकेट में आरसीएम लिखना कंपलसरी, और जितना आपने यहाँ पे डेबिट किया हुआ है सेम अमाउंट आपको आउटपुट सीजीएसटी एसटीएसटी के तहत आपको क्रेडिट भी करना पड़ेगा। तो दोनों चीज यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे भी होती है और सेम अमाउंट आपको यहाँ पे भी मिलता है। ओके, सिक्योरिटी सर्विसेज टू पार्टी 5 लाख रहेगा, और जो आपने यहाँ पे क्रेडिट किया था वही चीज यहाँ पे, जो भी आपने यहाँ पे क्रेडिट किया था वही चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पे सेकेंड एंट्री में डेबिट कर देना है, और आपने उसको पेमेंट कर देना है टू बैंक अकाउंट। यानी आउटपुट सीजीएसटी पेबल आपको डेबिट करके आपको बैंक में 90,000 पे कर देना। तो ये हमने 2023 का पेपर एज पर योर रिक्वेस्ट हमने तैयार कर दिया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। हम आप कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा आपका एक्सप्लेनेशन। और 2019 का पेपर सॉल्यूशन अभी तक हमने नहीं बनाया, लेकिन अगर आपको चाहिए तो हम देर रात तक जाग के वो बना सकते हैं। आपका रिस्पॉन्स अच्छा लग रहेगा, सब्सक्राइब किया होगा, आपने कमेंट में लिखा होगा, तो हम जरूर बनाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, हैव अ गुड डे।